सामाजिक समझौते का सिद्धांत। द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। इस सिद्धांत में क्या है? मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। एक प्राकृतिक अवस्था का काल, प्राकृतिक अवस्था का काल। दूसरा है नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। सिद्धांत के विभिन्न प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। कुछ विद्वान इसे पूर्व सामाजिक अवस्था तथा कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी सभी यह मानते हैं कि किन्हीं कारणों से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने को विवश हुए और उन्होंने समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता। समझौते में क्या हुआ? समझौते में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। आंशिक या पूर्ण रूप से लुप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य व कानून की ओर से उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। लीकॉक के शब्दों में राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। इस सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन की तरह ही यह सिद्धांत भी पुराना है। इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में समर्थन प्राप्त हुआ। महाभारत में शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है। इसका वर्णन मिलता है महाभारत के शांति पर्व में। वर्णन है कि पहले राज्य ना था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति में तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना राजा स्वीकार किया। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस मत को अपनाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस मत को अपनाया उन्होंने कि प्रजा ने राजा को चुना है और राजा ने उसकी प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया है। अर्थशास्त्र में कहा है प्रजा ने राजा को चुना है और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। यूनान के सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग द्वारा इस विचार का प्रतिपादन किया।
एपिक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग ने इसका समर्थन किया। रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता राजसत्ता का अंतिम स्रोत है। मध्य युग में थॉमस एक्विनास के द्वारा इसका समर्थन किया गया, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन समझौता सिद्धांत का समझौता सिद्धांत का वैज्ञानिक एवं विधिवत रूप से प्रतिपादन हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया। प्रतिपादन थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो द्वारा किया गया, जिन्हें संविदावादी विचारक भी कहा जाता है। इन्हें संविदावादी विचारक भी कहते हैं। हॉब्स, थॉमस हॉब्स। हॉब्स इंग्लैंड का था और राजवंश से इसका संपर्क था। हॉब्स का संपर्क था राजवंश से। संपर्क होने के कारण इनकी जो विचारधारा है वो राजतंत्रवादी थी। हॉब्स के समय में इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद के संबंध में हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना हॉब्स का विचार था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। इन्होंने अपने विचार का प्रतिपादन करने के लिए 1651 में अपनी पुस्तक लेवायतन, हॉब्स की पुस्तक है लेवायतन, लेवायतन में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का स्वभाव मानव स्वभाव स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। क्योंकि हॉब्स के समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और इनके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा गया। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य सदा शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हॉब्स ने कहा मनुष्य स्वार्थी, अहंकारी है तथा वह सदा शक्ति से स्नेह करता है। प्राकृतिक दशा प्राकृतिक दशा में स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी व्यक्तियों के जीवन पर किसी प्रकार का प्राकृतिक दशा शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी। वहाँ कोई व्यवसाय ना था, कोई संस्कृति ना थी, कोई विद्या ना थी, कोई भवन निर्माण कला, ना ही कोई समाज था। मानव जीवन असहाय, दीन, मलिन, पाशविक तथा अल्पकालिक था। समझौते का कारण समझौते का कारण समझौते का कारण था जीवन और संपत्ति की असुरक्षा। जीवन और संपत्ति की असुरक्षा
तथा मृत्यु के भय ने तथा मृत्यु के भय ने व्यक्ति को समझौते के लिए प्रेरित किया। अब समझौता क्या हुआ? समझौता समझौते में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं। अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं, जिससे कि वह हम पर शासन करे, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञा माने। यह समझौता हॉब्स के द्वारा बतलाया गया था कि लोगों ने यह समझौता किया और समझौते के बाद राज्य का निर्माण हुआ। इस समझौते की खास बात यह थी कि इस समझौते में शासक कोई पक्ष नहीं था। इस समझौते में शासक समझौते का पक्ष नहीं था। वह सत्ता इस समझौते का परिणाम है। यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं, क्योंकि इसमें समाज के व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया है। और इस समझौते के अंतर्गत राज सत्ता पूर्ण निरंकुश राज सत्ता पूर्ण निरंकुश तथा अखंड है। राज सत्ता पूर्ण निरंकुश तथा अखंड है। अगला सिद्धांत है लॉक का सिद्धांत। जॉन लॉक इंग्लैंड के ही दार्शनिक थे। जॉन लॉक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में अपने इस सिद्धांत को प्रकाशित किया। लॉक ने जब पुस्तक का प्रकाशन किया तो उसके 2 वर्ष पूर्व ही इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार कर लिया गया था। लॉक ने अपनी पुस्तक में इन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सीमित या वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। लॉक ने सीमित या वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार प्राकृतिक में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था।
प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था, उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग तथा दया की भावनाएं विद्यमान थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, वरन उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग तथा दया की भावना विद्यमान थी, और एक नियम प्रचलित था। तुम दूसरों के प्रति तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो, वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। यह नियम प्रचलित था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में डू unto others as you want others. Do unto others as you want others to do unto you. तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। समझौते समझौता किस कारण से हुई? समझौता का कारण समझौते का कारण था कि प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। और दूसरा था, इन नियमों की व्याख्या के लिए इन नियमों की व्याख्या के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी। योग्य सभा नहीं थी, और ना ही इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति थी। इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। समझौते इस सिद्धांत के अंतर्गत दो समझौते हुए। समझौते कितने हुए? दो। पहले समझौते में प्राकृतिक अवस्था का अंत करके प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना समाज की स्थापना प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना। इसी समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा था। पहले समझौते के बाद शासक और शासित के मध्य दूसरा समझौता किया गया। जो दूसरा समझौता था वो शासक और शासित के मध्य किया गया। शासक और शासित के मध्य किया गया।
जिसमें शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, इसमें क्या हुआ, शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने, कानून बनाने और कानून की व्याख्या करने तथा लागू करने का अधिकार दिया गया, तथा कानून को लागू करने का अधिकार किसको दिया गया, शासक वर्ग को दिया गया। और अधिकार दिया किसने, शासित वर्ग ने यह अधिकार दिया। और जो नवीन राज्य बना, इस राज्य का एक लक्ष्य नहीं, वरन यह लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है, शांति और व्यवस्था की स्थापना करना तथा जन कल्याण करना। लॉक ने कहा है, यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। लॉक ने कहा है, यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल होती है, अपने उद्देश्य में असफल होती है, यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल होती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर, तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है, दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। इसके बाद है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो रूसो ने समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो ने मनुष्य के स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, मनुष्य के स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह सर्वत्र किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह किसने बोला है, रूसो ने। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को आदर्श बर्बर कहा है। व्यक्ति को, प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को रूसो ने कहा है आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर, नोबल सेवेज, नोबल सेवेज। यह आदर्श बर्बर अपने आप में ही इतना संतुष्ट था कि ना तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और ना ही किसी का अहित करने की उसकी इच्छा थी। इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञान बालक की भांति सादगी और परम सुख से जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता, समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी, किंतु इस अवस्था में विवेक का नितांत अभाव था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में विवेक का नितांत अभाव था, विवेक का नितांत अभाव था। समझौते का कारण क्या हुआ, कृषि के आविष्कार ने। समझौते का कारण,
समझौते का कारण। कृषि के आविष्कार से भूमि पर स्थायी अधिकार होने लगे और इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति तथा मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा, तो प्राकृतिक शांतिमय जीवन नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हो गई जो हॉब्स की प्राकृतिक दशा थी। इस संबंध में रूसो लिखता है कि वह पहला व्यक्ति समझौते का कारण था भूमि पर स्थायी अधिकार, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति की और तेरे मेरे की भावना का विकास हुआ। अधिकार के कारण संपत्ति और तेरे मेरे की भावना का विकास। संपत्ति और तेरे मेरे की भावना का विकास। इस संबंध में रूसो ने कहा है, वह पहला व्यक्ति वह पहला व्यक्ति वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था। समाज का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने एक भूभाग के बाड़े को घेर कर कहा जिसने एक भूभाग के बाड़े को घेर कर कहा कि यह मेरी भूमि है, कि यह मेरी भूमि है, और जिसे अपने इस कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए और जिसे समझौता इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु यह अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए समर्पित किए गए। समझौते के परिणाम स्वरूप समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। रूसो के शब्दों में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निदेशक के अधीन सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निदेशक के अधीन समर्पित कर देता है समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है।
प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के हस्तांतरण से सभी पक्षों को लाभ होता है। इस प्रकार रूसो ने समझौते के द्वारा लोकतंत्रीय समाज की स्थापना की। इसके द्वारा रूसो ने लोकतंत्रीय समाज की स्थापना की, जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है। जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है। यदि सरकार यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करे, सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करे, तो जनता ऐसी सरकार को पदच्युत करने का अधिकार रखती है। तो जनता के पास ऐसी सरकार को पदच्युत करने का अधिकार है। धन्यवाद।